तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि वो सारा सिस्टम जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करता हो, तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अब इसमें दो तरह के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रैक, दूसरा है एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री ट्रैक क्या है कि जिसमें डायरेक्टली फूड पास हो रहा है, तो वो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है। और जो सिर्फ हेल्प कर रहा है खाना को पचाने के लिए, डाइजेशन होने के लिए, कोई भी चीज के कारण, तो वो हमारा एसेसरी है। वो बहुत ज्यादा नेसेसरी ऑर्गन्स में नहीं है, लेकिन उसके बिना भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो हमारे लिए एसेसरी ऑर्गन्स है। तो ये एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये ओरल कैविटी स्टार्ट होता है, माउथ स्टार्ट होता है, माउथ के बाद यहाँ पे फेरिंग्स है। फेरिंग्स आगे चल के क्या स्टार्ट हुआ, इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, और वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ, हमारे स्टमक के साथ। और स्टमक से फूड कहाँ निकला, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जोडेनम में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करके फूड आया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद अनस के थ्रू फूड बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ से सारी जगह से फूड गुजरता है, लेकिन जहां से गुजरता नहीं है वो कौन सा ऑर्गन है हमारा, ये लिवर, गॉल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड ये पेनक्रियास। ये सारा हमारा एसेसरी है, क्योंकि यहाँ का सिक्रेशंस, कुछ एंजाइम्स हमारे फूड में आते हैं। अब कैसे आएंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल्स का एक एक पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्टली है माउथ, मुंह, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में क्या है, टंग है, टीथ है, गम्स है, और टॉन्सिल्स है, तो वगैरह वगैरह चीज है। तो अगर एनाटॉमी में देखें तो माउथ जो है, आगे से लिप्स है, फिर पीछे ओरोफेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, उसके बाद मसल्स है, ऊपर में हार्ड पैलेट्स है, उसके बाद जहाँ पे ओल्वा का प्रेजेंट है या फिर जहाँ पे आपका टॉन्सिल्स प्रेजेंट है वहां पे सॉफ्ट पैलेट है। तो अब और ऊपर से बहुत ज्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन भी है, और इसी म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, कुछ माइक्रोब्स टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं कि माइक्रोब्स को कैचअप करते हैं। और जो सलाइवरी ग्लैंड से अपना सलाइवा देता है मुंह में, तो उससे क्या है कि लाइजोजाइम प्रेजेंट है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी को रेसिस्ट करता है। उसके बाद टंग आ गया। तो टंग क्या है कि मेनली टंग पे क्या रहता है कि टेस्ट बड प्रेजेंट रहता है। टेस्ट बड के अपार्ट, टेस्ट बड के कारण हमको सेंसेस होते हैं, टेस्ट का पता चलता है। और दूसरा क्या होता है कि मेस्टिकेशन में, चूइंग करने में, चूइंग हालांकि काम टीथ का है, लेकिन अब भी मान लीजिए कि जीव नहीं रहेगा, तो इधर का खाना इधर आने में, इधर का खाना इधर जाने में कौन मदद करेगा, तो हेल्प करता है मेस्टिगेशन में, swallow करने में, बोलने में। और टेस्ट बड है तो इसलिए टेस्ट में। उसके बाद जब टिथ में हम आते हैं, तो टिथ टू टाइप्स के होते हैं, एक पहले परमानेंट, और दूसरा जिसको हम लोग मिल्क टिथ बोलते हैं, टेम्पररी टिथ। तो दोनों का अंतर रहता है जनरली। तो जनरली बड़े होने पे आफ्टर एडल्ट में जनरली 32 टिप्स होना चाहिए, अप टू 24 साल तक। अब टीथ का काम क्या है, तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसिजर और कैनाइन का काम क्या है, कटिंग टीथ होता है, और प्रीमोलर और मोलर्स मेनली च्यू करने के लिए होता है, खाना चबाने के लिए होता है। उसके बाद फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है हमारे माउथ में, वो क्या करता है, माउथ कैविटी को इसोफेगस से जोड़ने का काम करता है। और चूंकि फेरिंग्स कॉमन पाथवे है रेस्पिरेटरी के लिए भी और डाइजेस्टिव के लिए भी, तो फेरिंग्स दोनों जगह पे है। तो यहाँ पे इसोफेगस के साथ जुड़ता है, और रेस्पिरेटरी में लेरिंगोफेरिंग्स के साथ जुड़ता है। तो लेरिंग्स फिर वहां पे आ जाता है, तो वो अलग पार्ट से, वो हम रेस्पिरेटरी वाले में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स का मेनली काम क्या है कि वो पाथवे का काम करता है, मूवमेंट करता है, फूड को निकलता है, और वो फेरिंग्स के थ्रू हमारे इसोफेगस में आता है। अब आया इसोफेगस। तो इसोफेगस में मेनली क्या है कि एक लंबा सा पाइप है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर डायमीटर्स में। और ये क्या कर रहा है कि खाना को, फूड पाइप का काम कर रहा है, खाना को पहुंचाने का काम कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि फूड सीधा खाना डाले और सीधा नीचे पेट में गिर गया, ऐसा भी नहीं है। वो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे प्रोपेल आउट होता है बोलस के फॉर्म में, धीरे धीरे। उसके बाद और क्या है कि एक और चीज क्या है कि सब जगह
इसोफेगस जहाँ खत्म हुआ वहां एक स्पिंस्टर लगा है, स्टमक जहाँ खत्म हुआ वहां पे एक स्पिंस्टर लगा हुआ है। तो ये स्पिंस्टर का मेनली काम क्या है, एक डोर है, सिंपली डोर है जो बंद रहता है, जो एक बार चला गया तो वो फिर वापस ऊपर नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए पेट में चला गया कंटेंट, तो हमको खाना गया है, खाते रहते खाते रहते खाते रहते, तो ऐसा नहीं है कि वो खाना फिर ऊपर में आ गया, वो होता है, ऐसा भी नहीं है कि वो स्पेंस्टर कभी नहीं खुलता है, वो खुलता है जब हमको वोमिट होता है तो वो स्पेंस्टर खुलता है और वो कंटेंट्स बाहर निकलता है, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि ये स्पेंस्टर क्या होता है कि जो भी एसिडिक कंटेंट है वो बाहर नहीं आने देता, या पेट वाला चीज बाहर नहीं आने देता। तो ये स्पेंस्टर सब जगह लगा रहता है। तो इसोफेगस का मेनली काम क्या है, खाना को नीचे तक पहुंचाना और बोलस के फॉर्म में पहुंचाना। अब आता है स्टमक, मेन पार्ट्स। तो स्टमक का जो डिजाइन है, यही हमारा स्टमक है, 3 पार्ट्स में है, फंडस है, बॉडी है, और ये नीचे वाला पार्ट्स को पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। तो तीनों का अलग अलग काम है, इसके साथ और भी बहुत कुछ, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो तरह का डाइजेशन स्टार्ट होता है, एक मैकेनिकल, क्योंकि यहाँ पे जो भी मसल्स हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते रहता है, रिलैक्शंस होते रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि चर्निंग प्रोसेस चलते रहता है। दूसरा क्या होता है कि केमिकल प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि यहाँ पे जो पेप्सिनोजेन है वो एक्टिवेट हो जाता है, HCl की प्रेजेंट में पेप्सिन बदलता है और प्रोटीन्स का डाइजेशन क्रिएट करता है। उसके अलावा HCl प्रेजेंट है, तो HCl क्या करेगा, माइक्रोवेल एक्टिविटी को घटाएगा। दूसरा क्या करेगा कि पेप्सिनोजेंस को पेप्सिन में बदलेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन बहुत जरूरी है, ये विटामिन B12 को के एब्जॉर्प्शन के लिए हमको चाहिए होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम होते रहते हैं स्टमक में, और टेम्पररी स्टोर हाउस का काम करता है फूड का। तो ये फंक्शंस था हमारा। तो फिर से हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या है, कि टेम्पररी फूड को स्टोर करके रखता है, केमिकल डाइजेशन होता है जहाँ पेप्सिन्स प्रोटीन्स को तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड्स में। मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि स्टर्न भी बोले कि कॉन्ट्रैक्शंस होते रहता है, इस वजह से क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत बोलस फॉर्म है वो और ज्यादा चर्न होता है, लिक्विफाइड हो जाता है, काइम में बदल जाता है फूड्स। उसके बाद कुछ एक एब्जॉर्प्शंस होता है, तो हम जानते हैं कि 90% ऑफ एब्जॉर्प्शंस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बाकी जो 10% बचता है वो इधर इन स्टमक में होता है या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो कुछ परसेंट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हुआ होगा, तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो गया, या कुछ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, या कोई एसिडिक कंटेंट वाला चीज है उसका एब्जॉर्प्शन, जो दवाइयां खाते हैं, जरूरी नहीं कि सारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो, कुछ कुछ को मॉडिफाई किया जाता है कि स्टमक में ही वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो सारी दवाइयां स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है कि स्टमक के बाद का जो स्पिंस्टर खुलता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम में स्टार्ट होता है। तो अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट्स है, डुओडेनम, ज्यूजियम और इलियम। मिडिल वाला पार्ट स्टार्टिंग जो स्टमक के साथ अटैच है इसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, और उसके मिडिल वाला पोर्शन जो है उसको जेजुनम बोलते हैं, और लास्ट वाला जो पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है उसको हम लोग इलियम बोलते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये जनरली 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा का रहता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का अबाउट ड्यूडेनम ही होता है, और 2 सेंटीमीटर सॉरी 2 मीटर्स का जिजिनम और 3 मीटर्स का इलियम होता है, काफी बड़ा पार्ट है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये कभी कभी कंफ्यूजिंग है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड है मतलब एक दूसरे के क्वाइल्ड में बना हुआ है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है इसीलिए वो लार्ज है, हालांकि लेंथ वाइज वो स्मॉल इंटेस्टाइन के तुलना में बहुत कम है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज क्या होती है, वो विलाई रहती है या माइक्रोविलाई रहती है, जो सरफेस एरिया बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, और उसमें बहुत ज्यादा कैपिलरीज लगे होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो फूड को एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं। फंक्शंस देखेंगे आप स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो क्या है कि 90% ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, जितना डाइजेशन बच गया था वो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो गया, और एब्जॉर्प्शन का 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। जब यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो
लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या है कि आप, एक तो पहला चीज क्या है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके सभी का आपको ये याद करना पड़ेगा कहाँ पे क्या है। एनाटॉमी में यही क्वेश्चन आएगा। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनाटॉमी आएगा तो ये पूरा कंप्लीट बनाना पड़ेगा विथ लेबल्ड डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, सारा चीज लेबल्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट केकम है, उसके बाद असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन है और एनस है, रेक्टम एनस है। तो ये जो केकम है, केकम से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे देखिए जुड़ रहा है केकम में। उसके बाद नेक्स्ट असेंडिंग, ये आगे बढ़ा है फिर छोटा होते जा रहा है, दैट इज असेंडिंग। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन है, यहाँ से सारा खाना पास आउट होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। वाटर के साथ और भी दूसरा तीसरा जो भी मान लीजिए कुछ मिनरल्स बच गया या कुछ और ड्रग्स बच गया, तो उन सभी का एब्जॉर्प्शन का काम करना, जो 90% एब्जॉर्प्शन बचा था कि और जो हमारा लिक्विफाइड फूड था उसको थोड़ा सॉलिडिफाई करना, सेमी सॉलिडिफाई करना, ये काम लार्ज इंटेस्टाइन का है। ठीक है, तो अब पहला एब्जॉर्प्शन करना, दूसरा काम क्या है, माइक्रोबियल एक्टिविटी। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन के और फोलिक एसिड जनरेट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा काम क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ, रेक्टम में जाते हैं, स्टोर होते हैं कुछ देर के लिए, और इनवॉलेंट्री प्रोसेस से वो एनएस के थ्रू बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा देर के लिए वो स्टोर हाउस का भी काम करता है। ये तो सारा हमारा एलिमेंट्री के नाम था। नेक्स्ट है अब एसेसरी ग्लैंड्स, जो डायरेक्टली पार्ट नहीं करता बट इसके कुछ एंजाइम्स वगैरह वगैरह जूसेस हमारे डाइजेशन में पार्ट करते हैं। तो अब हम वो देखेंगे कौन कौन से पार्ट करते हैं। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ओके, तो अब 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स है, एक पेनक्रियाज है, दूसरा लीवर है और इसके साथ बाइलियरी डक्ट और गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर, तो अब सलाइवा देखते हैं। सलाइवा क्या है, तो जो भी सिक्रेशंस निकलता है सैलिवरी ग्लैंड से उसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। जनरली 1.5 लीटर सलाइवा जनरली डेली प्रोड्यूस होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स के हैं, पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है और सबलिंगुअल है। तो पैराटिड कहाँ है कि फेनिंग्स के आसपास रहता है, सब मैंडिबुलर वाले रीजन्स में है हमारे, और सबलिंगुअल जीभ के नीचे। तो इन तीनों का लोकेशन है। उसके बाद अब ये फंक्शंस क्या करता है, सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, तो जो सलाइवा है वो मेनली कहाँ काम करता है, पॉलीसैकेराइड्स पे काम करता है। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो सलाइवा मिक्सअप होता है फूड में, जैसे आप खाना चबाते हैं तो सिक्रेशन आता है, सलाइवा आता है और वो फूड के साथ मिक्सअप होता है, और जो पॉलीसैकेराइड्स है उसको डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो माउथ में च्यूइंग के दौरान ही 5 से 10% तक हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या बोलते हैं डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, सलाइवा मिक्सअप हुआ इसोफेगस तक, तो इसोफेगस में भी काम कर रहा है। उसके बाद स्टमक में गया तो कुछ देर तक वहां पे भी डाइजेशन रहता है सलाइवा का, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि एचसीएल इंस्टेंट में वहां पे पेप्सिन नहीं बना रहता है, पेप्सिनोजेन रहता है जिसको पेप्सिन में बदलना होता है। जब तक ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में भी होता है। जैसे ही एचसीएल पेप्सिन हो गया तो फिर वो चीज रुक जाता है, फिर प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। दूसरा क्या किया, लुब्रिकेशन किया, फूड को मॉइस्चर किया, लुब्रिकेट किया, और सलाइवा हमारे मुंह को हमेशा साफ करते रहता है। तो हमेशा मुंह में पानी रहता है तो डेट इज सलाइवा, तो बोलने में मदद करता है। दूसरा हमेशा मॉइस्चर करते रहता है। अगर आप बोल रहे हैं मुंह में पानी नहीं है, सूख गया है, तो क्या होगा कि बोलने में तकलीफ होगा। उसके अलावा क्या है कि जैसे आप जाने के टेस्ट बड है हमारे मुंह में, तो वो टेस्ट बड्स सलाइवा को थ्रू क्या करता है कि जो भी खाना हम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जीभ के टीप पे रखेंगे तो जो तीता खाना है वो हमको नहीं पता चलेगा, या सवर है तो वो हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन इंस्टेंट पता चलता है क्योंकि वो सलाइवा क्या है कि पूरा मुंह में फैला देता है वो टेस्ट को, तो तुरंत हमको पता चलता है अच्छा नमकीन है, तो जो भी। तो ये सब इसका काम है। उसके अलावा क्या है कि लाइजोजाइम्स और इम्यूनोग्लोबिन्स, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रहता है जो हमारे माइक्रोबियल इफेक्ट्स को कम करता है। उसके बाद दूसरा आया पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का ये लोकेशन है एपिगैस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन्स में रहता है।
अब ये जो पेनक्रियाज है ये दोनों तरफ से काम करता है, एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी। अब ये कैसे काम करेगा? तो जो एक्सोक्राइन है वो जनरली क्या कर रहा है कि डाइजेस्ट कर रहा है। मेनली पेनक्रियाज का काम क्या है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन्स के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। तो ये इन दोनों क्या करता है कि एक अपना डायरेक्ट ब्लड्स में देता है और दूसरा को डक्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे जो एक्सोक्राइन है उसके पास कोई डक्ट नहीं है, वो जो भी सिक्रेशन है डायरेक्ट ब्लड में दिया, फिर ब्लड का काम है टारगेट ऑर्गन तक देना। और एक्सोक्राइन में क्या है कि एक डक्ट, एक पतली सी नली है, वहां पे वो दिया और वो डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन के पास गया। तो ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जानना है कि इसका सिक्रेशंस क्या है, क्या क्या काम करता है। तो फंक्शंस हम देखते हैं मेनली। तो फंक्शंस क्या करता है कि पेनक्रियास पहला पेनक्रिएटिक जूसेस में सारा कुछ रहता है, वो सभी को डाइजेस्ट करता है, पॉलीसेकेराइड्स को भी, प्रोटीन्स को भी एंड फैट्स को भी, सभी को वो काम करता है। तो अब ये क्या करता है, उसमें लाइपेज प्रेजेंट है तो फैट्स को डाइजेस्ट किया, एमाइलेज प्रेजेंट है तो कार्बोहाइड्रेट्स को किया, केमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन प्रेजेंट है तो प्रोटीन को किया, तो तीनों को तोड़ा। उसके अलावा क्या करता है कि ये सबको करने के अलावा हमारे पेनक्रियाज में क्या है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, जो एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है। तो अब इंसुलिन क्या करता है कि अगर हम आपके बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है। और ग्लूकागोन जस्ट अपोजिट करता है, जैसे ही आपके बॉडी में शुगर लेवल कम हो गया है तो वो शुगर को जनरेट करता है, ग्लूकोज को बनाता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है और आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली काम करता है, अगर आपका बॉडी सही से काम कर रहा हो तो। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नहीं मैम। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीवर। तो लीवर मेनली क्या काम करता है कि बाइल को सिक्रेट करता है, बाइल सॉल्ट हो गया, बाइल जूस हो गया, जो बाद में जाके गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होता है, फिर हमारे बॉडी में आता है। उसके अपार्ट लीवर और दूसरा काम क्या करता है कि सबसे तो बाइल हमको बहुत जरूरी है फैट्स के इमल्सिफिकेशन के लिए। अब ये जो फैट है ये आप जानते हैं कि फैट्स वाटर में घुलता है क्या? पानी में घुलेगा? No, ma'am. नहीं नहीं घुलेगा, कभी भी घी और तेल पानी में नहीं घुलता है। तो फैट्स क्या है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। इनसॉल्युबल है। हाँ, इमल्सिफाइड हो जाता है ना, अलग। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? नहीं बोल रहा था, फैट इनसॉल्युबल है वाटर में। आवाज ही नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, जो भी बोल रहे हो। तो क्या है कि मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज बहुत बफर कर रहा है तुम्हारा। तो अभी यहाँ पे क्या है, इमल्सिफाई हो जाता है, वो वाटर में तो ऑब्जर्व होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करता है, बाइल सॉल्ट उसको तोड़ता है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। तो अब बड़ा मॉलिक्यूल से उसको छोटे छोटे तोड़ दिया, सरफेस एरिया उसका बढ़ा दिया, तो एब्जॉर्ब करने में उसको इजी होगा, उस पर दूसरा चीज को काम करने में, दूसरा एंजाइम्स को काम करने में इजी होगा। बड़ा चीज को आप तोड़ेंगे तो उसको थोड़ा टाइम टेकिंग है, अब बड़ा चीज को छोटा चीज में कर देंगे तो अब उसको एब्जॉर्ब करने में कम समय लगेगा। तो बाइल क्या करता है कि उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, तो इमल्सिफाई कर देता है उसको। तो बाइल्स का यही काम है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में काम करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम करता है, लीवर का काम है मेटाबॉलिज्म में करना। उसके बाद बहुत ज्यादा क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है, इरिथ्रोसाइट डिफेंस करता है, टॉक्सिक जो भी चीज है उसको खत्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशंस का काम करता है, बहुत ज्यादा एंजाइम्स में जो नेगेटिव फीडबैक है उसका काम भी लीवर करता है, हार्मोन्स को इन एक्टिवेशंस में लाता है। तो ये सब कुछ कुछ काम लीवर करता है जो हमारे लिए जरूरी है। ये तो सारा एनाटॉमी था, इवन एलिमेंट्री ट्रैक और हमारा क्या बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स का। नाउ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी तो आप समझ गए कि यहाँ यहाँ प्रेजेंट है। तो बहुत ज्यादा जो काम किया, जो थोड़ा बहुत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही है हमारा फिजियोलॉजी। काम करने को फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो फिजियोलॉजी है, तो अब ये फिजियोलॉजी कैसे स्टार्ट होता है, कैसे काम कर रहा है, कैसे डाइजेशन का स्टार्ट हो रहा है हमारे बॉडी में। ओके तो अब ये जो फिजियोलॉजी है, तो पहले हम खाना डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ खाएंगे तभी डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो कोई भी चीज जो हम ईट कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, दैट इज इंगेशन। तो पहला डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो है इंगेशन, जो भी हम मुंह में लिए दैट इज इंगेशन। दूसरा हमारा क्या है, प्रोपोर्शंस। कोई भी मूवमेंट ऑफ फूड, जो भी
फूड नीचे उठ गिर रहा है, वॉलेंट्री प्रोसेस और इनवॉलेंट्री दोनों है, क्योंकि खा अपनी मर्जी से रहे हैं। उसके बाद फेरिंग्स तक निकलना भी आपकी मर्जी से है, लेकिन फेरिंग्स के बाद आपका मर्जी नहीं चलता, दैट इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस। तो ये दोनों क्या है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री प्रोसेस दोनों है प्रोपल्सन। तो खाना खाए और दूसरा जो खाना नीचे गया बोलस के फॉर्म में, दैट इज प्रोपल्शन। तो दो चीज देख ली। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोपोर्शन जा रहा है बोलस के फॉर्म में। थर्ड है मैकेनिकल डाइजेशंस। ये जो मैकेनिकल डाइजेशंस है वो इधर क्या हो सकता है कि आपने का चबाया खाना को, उसका सरफेस एरिया बढ़ाया। दूसरा क्या हो सकता है कि स्टमक में जो काइम में बदला, वो जो कॉन्ट्रैक्शंस हुआ, जो एक्सपोज हुआ जूसेस के साथ, जो ब्रेक डाउन हुआ फर्दर, दैट इज मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड जो के स्टमक में हुआ, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन है। उसके बाद जो पेप्सिनोजेन बदला या कैमोट्रिप्सिन में बदला, ये हमारा केमिकल डाइजेशन है, जहाँ पे कोई भी केमिकल्स काम कर रहा है या एंजाइम्स काम कर रहा है। थर्ड फिफ्थ पार्ट क्या हुआ कि वो जब डाइजेस्ट हो गया तो हमारा फूड क्या हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ। अब एब्जॉर्ब कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। कुछ एक हमारा कहाँ हुआ कि ल्यूमेन में हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन का हो जाए या स्टमक का हो जाए। उसके बाद लास्ट जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हो गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो अब हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक बन सकता है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना होगा स्टूल के फॉर्म में, तो डेट इज एलिमिनेशन प्रोसेस। तो ये 6 प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो अगर फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों लिखने आता है तो आप क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बना लीजिए और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। बट अब हमेशा क्या कीजिए, मार्क्स देखिए कितने मार्क्स का पूछ रहा है। 16 मार्क्स का पूछ रहा है तो बड़ा लिखना पड़ेगा, 8 मार्क्स का लिखना है तो कम लिखना पड़ेगा, 2-3 नंबर का है तो बस सीधा फिगर ड्रॉ कर दीजिए, उसके सामने ही लिख दीजिए हाँ किसका क्या काम है। उसके बाद अब ओरल कैविटी में क्या काम हो रहा है भाई? ओरल कैविटी में तो हम क्या देख रहे हैं, खाना जैसे हम चबा रहे हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स अपना सलाइवा छोड़ रहा है। जो सलाइवा क्या कर रहा है कि हमारे ब्रेक डाउन कर रहा है पॉलीसेकेराइड्स का, सुगर्स का, और तिथ क्या किया कि जो मैकेनिकल डाइजेशन किया, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाया, जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसको छोटा छोटा भाग में तोड़ा। दूसरा पार्ट हमारा क्या आ गया, फेरिंग्स और एसोफेगस। तो ये दोनों सिंपल क्या किया, पाइपलाइन का काम किया, खाना को नीचे तक पहुंचाया, स्टमक तक, दोनों का मेनली यही काम है बोलस के फॉर्म में। अब स्टमक में आया तो स्टमक में क्या है कि जब तक पेप्सिनोजेन एक्टिवेट नहीं हुआ तब तक हमारा स्टमक काम किया, तब तक कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। दूसरा, जैसे ही गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गया खाना देख के, तो हमारा क्या किया कि HCl निकला। HCl क्या किया कि जो पेप्सिनोजेन है उसको पेप्सिन में जनरेट किया और प्रोटीन्स पे काम किया, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया। उसके अलावा क्या हुआ कि म्यूकस, अब HCl है तो ऑब्वियस सी बात है म्यूकस होना जरूरी है, नहीं तो वो क्या करेगा, सारे सेल्स को अल्सरेशन, अल्सर कर देगा, अल्सर बनाने लग जाएगा, घाव बनाने लग जाएगा। तो वो क्या किया कि म्यूकस में सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, जिससे कि HCl का प्रभाव पेट पे ना पड़े, पेट के सेल्स पे ना पड़े। उसके बाद HCl भी क्या किया कि पेप्सिनोजेन को जगाया, उसको काम करने के लिए बोला। दूसरा क्या किया कि अगर खाना में जो भी माइक्रोबियल कुछ चीज है, बैक्टीरिया, वायरस है, तो उसको लो pH के कारण मार दिया। तो ये सब काम हमारा स्टमक में हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टोटल कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे स्पिंस्टर का गेट खुला और वो चीज कहाँ गया, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही गया तो क्या है कि कुछ एक, ऐसा नहीं कि फुल्ली प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया वहां पे, तो थोड़ा सा क्या करता है कि 1-2 स्प्रे जेट की तरह HCl स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आता है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि उसी वक्त उसी स्पिंस्टर पे पेनक्रियाज से और इधर लीवर से, दोनों इधर से सिक्रेशंस आता है। तो अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया, कंटेंट जो स्टमक के साथ आया, स्टमक वाला कंटेंट प्लस पेनक्रियाटिक जूस प्लस लीवर का कुछ कंटेंट, तो सब चीज आया। अब यहाँ पे जो चीज बच गया है, अभी तक आपने क्या देखा कि प्रोटीन्स का डाइजेशन कुछ स्टमक में हो चुका है, कुछ क्या बहुत ज्यादा हो चुका है, और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा डाइजेस्ट कर चुका होगा। तो अभी यहाँ पे डाइजेशन के लिए क्या बचा, कुछ एक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा ज्यादा रूप, और लिपिड्स कंप्लीटली। अभी आपने लिपिड्स का कहीं पे भी जिक्र नहीं सुना होगा, तो फैट्स को भी तोड़ना पड़ेगा। तो अब ये जो पेनक्रियाटिक जूसेस आया,
तो ये पेनक्रियाटिक जूसेस क्या है कि बाइकार्बोनेट आयन के कारण ये अल्कलाइन इन सॉल्यूशंस है, और बाइल जूसेस का भी अल्कलाइन इन सॉल्यूशन है। चूंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अल्कलाइन का पीएच ज्यादा है, तो जितने भी चीज आएंगे उसी पीएच के अकॉर्डिंग आएंगे। तो अब यहाँ पे डाइजेशन होगा प्रोटीन्स का, तो ये ट्रिप्सिनोजेन और कैमोट्रिप्सिनोजेन जो पेनक्रियाटिक जूसेस से मिला है ये भी बदलता है, कोई भी, ये दोनों भी सोया हुआ है एज लाइक पेप्सिनोजेन, तो इसको भी कोई बदलेगा। तो यहाँ पे HCl नहीं रहता, यहाँ पे कौन रहता है, एंटेरोकाइनेज। ये एक एंजाइम्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ये क्या करता है कि पेप्सिन और सॉरी केमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदलता है, और ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बनता है, कैमोट्रिप्सिनोजेन को कैमोट्रिप्सिन में बदलता है। ठीक है, जैसा नाम है उसी टाइप का पेप्सिन बनाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन है तो ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिनोजेन है तो कैमोट्रिप्सिन उसमें बदलता है। अब ये क्या किया, जो फर्दर बच गया स्टोमक से प्रोटीन वगैरह उस पर डाइजेस्ट किया, उसको कंप्लीट डाइजेस्ट किया। अब कहीं और डाइजेशन नहीं होना, यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होना है, तो वो डाइजेशन हो गया। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स बचा तो एमाइल पेनक्रियाटिक एमाइलेज आया, और वो क्या किया कि पूरा, एक मिनट, तो वो क्या किया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेगा। हाँ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेगा, और लाइपेज क्या करेगा कि फैट्स पे काम करेगा, जो बाइल उसको पहले से इमल्सिफाई किया हुआ है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये तो पेनक्रियाटिक वाला चीज आया। अब जो बाइल जूस आया वो उसका भी पीएच सेम है, इसी रेंज में है। तो अब ये जो बाइल सॉल्ट है या बाइल जूस है, बाइल पिगमेंट्स है, ये क्या किया कि फैट ग्लोब्यूल्स पे काम किया, लिपिड्स पे काम किया, फैट्स पे काम किया, और उसको स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बनाया। अब ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बना दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जिसपे यहाँ पे जो लाइपेज था उस पे काम करेगा और उसको स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ देगा। अब जानते हैं लिपिड्स में किस, लिपिड्स का स्मॉलर यूनिट क्या रहता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, उसमें तोड़ देगा, जो कि एब्जॉर्ब करना इजी रहेगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? नो मैम। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये दोनों तो खैर पेनक्रियाटिक का काम है। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या कर रहा है, तो इंटेस्टाइनल जूसेस में जो है जैसे इंट्रोकाइनेज है, वो इन दोनों को जगा रहा है कि भाई तुम काम करो, मोटिवेट कर रहा है। तो इसका काम क्या करता है, मेनली उस टाइप का इन्वायरमेंट को देना, या फिर जैसे केमोट्रिप्सिनोजेन है उसको जगाना, केमोट्रिप्सिन में बदल दिया, या ट्रिप्सिनोजेन है तो ट्रिप्सिन में बदल दिया। उसके बाद एमएलसीफाई कर दिया है बाइल जूस, फिर तो इसका जो लुमेन्स में जो भी विलाई है, माइक्रोविलाई है, वो एब्जॉर्ब करेगा, टोटल चीज एब्जॉर्ब करेगा। और कुछ कुछ एंजाइम्स देना, जैसे सुक्रेज हो गया, सुक्रेज प्रेजेंट रहेगा तो सुक्रोज को एब्जॉर्ब करेगा, माल्टेज है तो माल्टोज को करेगा। तो इस टाइप का कंप्लीट एंजाइम्स को देना। तो ये सब काम है हमारा इंटेस्टाइनल जूसेस का। ठीक है, तो अब इंटेस्टाइन में कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स टूट चुका है टोटल, और 90% एब्जॉर्बेशन भी हो चुका है। जो कुछ एक बच गया वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो वाटर है मॉलिक्यूल्स बच गया है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमारा जो फिसेस है, जो स्टूल है, उसको क्या किया, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का बना दिया, जो NH के थ्रू इजिली पास आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक ये है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा ठीक है, ये यही जितना चीज हम पढ़ाए वो शॉर्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ है, एनाटॉमी के साथ उसका फिजियोलॉजी क्या क्या काम कर रहा है वो दिया गया है। तो ये फोटो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अब कुछ है तो डिसऑर्डर्स भी हो गया है। तो डिसऑर्डर्स कब होता है, जब हमारा कोई भी सेल्स गड़बड़ी काम कर रहे हो, या कुछ भी मैल फंक्शंस हो गया तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो फर्स्ट है पैप्टिक अल्सरेशंस। तो अल्सरेशंस हुआ मतलब घाव हुआ, तो घाव कहाँ हुआ, तो स्टमक में हुआ। तो अब ये स्टमक में क्यों हुआ, तो बहुत ज्यादा HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकस सेल अपना म्यूकस सीक्रेट नहीं कर रहा है, तो HCl कहाँ गिरा, डायरेक्ट स्टमक में, म्यूकस में नहीं गिर के स्टमक में गिरा। तो वहां पे ऑब्वियस है एसिड है, HCl है, तो घाव करेगा। तो उसी घाव को हम लोग क्या बोलते हैं, पैप्टिक अल्सरेशन। हो सकता है ये स्टमक से फिर कंटेंट हो सकता है ड्यूडेनम में चला जाए, तो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन को भी घाव बना देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैप्टिक अल्सरेशन। अब इसमें क्या करता है, या तो एनास्टोमोसिस कर देगा
स्टमक को काटना पड़ जाता है, आधा स्टमक को, जैसे आपका स्टमक है उसको आधा काट के फिर इंटेस्टाइन के साथ लगा दिया तो आपका माल फंक्शन हो जाएगा, स्टमक को जो काम करना वो ना ही नहीं काम कर पाएगा। या स्मॉल इंटेस्टाइन को काटना पड़ जाता है, उसको गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को बीच से काटिए और दोनों को ऊपर जो सही भाग है ऊपर नीचे वाले को स्टेपल आउट कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। दूसरा है अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स का जनरली हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, जनरली कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। तो अपेंडिक्स का भी आपने नाम नहीं सुना, लेकिन कभी कभी क्या है कि वो जो अपेंडिक्स है, यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है, देखिए ये अपेंडिक्स है, ठीक है। जनरली काम नहीं रहता, बट पहले के जमाने में बोलते थे कि इम्यूनिटी का काम करता, बट जनरली कोई काम नहीं होता। तो ये अपेंडिक्स बहुत ज्यादा स्मॉलर यूनिट है, इसका कोई काम नहीं है। तो खाना आया हमारा कहाँ से, देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा है यहाँ पे केकम में। तो कभी कभी क्या होता है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड कभी कभी हमारा क्या होता है कि अपेंडिक्स में आ गया। तो अपेंडिक्स में आ गया तो अपेंडिक्स को क्या करेगा, स्वेल कर देगा। आईटीज वर्ड जहां जुड़ा हो इसका मतलब है स्वेल हो गया। तो अपेंडिक्स स्वेल हो गया, वो बहुत ही लाइट माइन्यूट पतला जैसा है, तो वो स्वेल हो गया। क्यों स्वेल हुआ, बहुत कारण से स्वेल हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो जाए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण हो जाए, या कोई फेकल मैटर जाके फंस जाए, कोई फॉरेन मैटर जाके फंस जाए तो वो फूल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं या ऑपरेशन कराते हैं। तीसरा है हमारा टाइफाइड फीवर। टाइफाइड भी मेनली क्या होता है कि बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है हाँ एचएससीपी में। तो टाइफाइड क्या है कि सैल्मोनेला टाइफी है के कारण होता है। अब दूसरा क्या है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो कम्युनिकेबल है तो कोई भी रूप में फैल सकता है। तो ये फूड और वाटर खराब के कारण भी फैलता है। अब ये जो टाइफाइड है इसमें बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है टाइफाइड में। उसके बाद फूड पॉइजन है। पॉइजन मतलब इल, कोई भी चीज अगर आपको इल हेल्थ कर रहा है तो वो पॉइजन है। जरूरी नहीं कि पॉइजन के साथ आप मर ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फूड पॉइजनिंग क्या हो गया कि कभी कभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण या उसके टॉक्सिन्स के कारण हमारा खाना क्या होता है कि सही से एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो डाइजेस्ट होना है वो नहीं होता है, तो हमको वॉमिटिंग होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है, डिसेंट्री होने लग जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, तो डेट इज फूड पॉइजनिंग। तो अब ये जो फूड पॉइजनिंग है सिर्फ जरूरी नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही हो सकता है। आप जिस बर्तन का यूज कर रहे हो उसका एलिमेंट आपके अंदर जा रहा है, वो टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी वजह से फूड पॉइजनिंग आपको हो सकता है। उसके बाद है कॉलरा, जिसको हैजा बोलते हैं। तो पहले के जमाने में ये बहुत तेजी के साथ फैला था और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, जो अभी कोरोना का कंडीशन है वो कभी हमारे देश में कॉलरा का हुआ करता था। तो हालांकि इसको वैक्सीन से कंट्रोल कर लिया गया। तो इस टाइप का जो भी चीज करते हैं तो वो हमेशा क्या चीज से रहता है, वायरल डिजीज रहता है, जिसको कंट्रोल करना हाँ हमारे बस का बात नहीं है, तो उसको वैक्सीन से ही हम कंट्रोल करते हैं। तो विब्रियो कॉलरे से इसको इसके फैलता था, दैट इज वायरस। और ये बहुत तेजी के साथ फैलता है कोई भी चीज से, कॉन्टेमिनेटेड फूड से, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से, कॉन्टेमिनेटेड हाथ है, इवन आपने कोई भी चीज यूज कर लिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो उससे आपको कॉलरा हो सकता था। अब इसका क्या क्या है, तो डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी का बहुत कमी हो गया। तो इस कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, शॉक के कारण लोग मर भी जाया करते थे। और कभी ये वायरस दूसरे ऑर्गन तक पहुंच गया, गॉल ब्लैडर में पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया, तो अलग ही दिक्कत और ज्यादा दूसरा सुपर इन्फेक्शन कर देते थे। उसके बाद आ गया एमीबिक डिसेंट्री, एमीबा के कारण, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के कारण ये बीमारी होता है। इसमें भी क्या होता है कि मेनली डिसेंट्री होने लग जाता है, वाटर का फिर कमी होने लग जाता है, कि हालांकि ये ट्रीटेबल है, वो इजिली आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉन्स डिजीज। तो कॉन्स डिजीज क्या है कि मेनली हमारे एलिमेंट्री ट्रैक में यूजुअली हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है। तो अब जो इंटेस्टाइन का मेजर काम है कि कंप्लीट डाइजेशन एंड 90% एब्जॉर्प्शन, तो उसको खत्म खराब कर देगा, मेल फंक्शंस करने लग जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए इंटेस्टाइन है हमारा, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ओ स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे कोई कोई जगह पे क्या होगा, फूल जाएगा। तो अब ये जो फूल गया तो यहाँ पे जो भी माइक्रोविलाई हुआ या जो भी एंजाइम्स देना हो तो वहां पे तो काम नहीं करेगा, तो वो अपना मेल फंक्शंस करने लग जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि वहां से अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो काट के उस एक पार्ट्स को हटा देते हैं और दूसरा इंटेस्टाइन के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पेप्टिक रिफ्लक्स, इसोफेगाइटिस। तो इसोफेगाइटिस में क्या है कि इसोफेगस का है, तो अब जो स्पिंस्टर है हमारा वो काम नहीं कर रहा है, तो HCl कंटेंट क्या है कि हमारे इसोफेगस में आ रहा है, तो कभी कभी हमको जलन होने लग जाता है, गैस
ओके, तो क्या हो रहा है कि आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? यस ma'am. मैम। ओके, तो इसोफेगाइटिस में क्या होता है कि जो एसियल कंटेंट है वो हमारे इसोफेगस में आ जाता है कुछ एक प्रॉब्लम की वजह से। जब हमारा इंस्पिंस्टर सही से काम नहीं करता तो उस वजह से क्या होता है कि एसियल कंटेंट आ जाता है हमारे। अब यहाँ तो मेरे पास है बट उस टाइप का बना हुआ नहीं है कि इसका पीएच 2-3 हो इसोफेगस में। तो अब इसोफेगस को क्या करेगा, इरिटेट करेगा, अल्सरेशन होने लगेगा, दर्द होने लग जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस। उसके बाद है टॉन्सिलाइटिस, जब हमारे टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, मेनली हमको होने लग जाता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाता है हमारा। तो अब ये जो अल्वा है जो मुंह में लटकते वाला चीज है, तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो सॉफ्ट पैलेट है, ऊपर में दोनों तरफ क्या है, 2 पेयर्स है हमारा टॉन्सिल्स के। तो टॉन्सिल्स का मेन काम क्या है कि माइक्रोब को इन्वेट करना, उसको पकड़ना। तो अभी किसी वजह से कुछ माइक्रोब्स को पकड़ेगा, माइक्रोब्स ज्यादा ताकतवर होगा तो इन्फेक्शन कर देगा। तो इन्फेक्शन में क्या करता है कि टॉन्सिल्स को इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा तो क्या हुआ, स्वेल करने हमको यहाँ पे जैसे कोई भी इन्फ्लेम्ड हो गया तो हमको दर्द होगा, ऑब्वियस सी बात है दर्द होगा। उसके बाद नेक वाले पोर्शन तक दर्द बढ़ जाता है, तो हमको कुछ भी सोल करने में, बोलने में तकलीफ होने लग जाता है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन है किसी को? तो क्वेश्चन है? नो मैम।